हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ एक जुडिशियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टॉपिक। दोस्तों, हाल ही में लगातार आप एक बड़े ही सेंसिटिव इश्यू के बारे में डिफरेंट न्यूज चैनल्स, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में गैदर कर रहे होंगे। हाल ही में सिविल कोर्ट इन वाराणसी ने ऑर्डर दिया कि जो मां श्रृंगार गौरी स्थल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका एक वीडियोग्राफिक सर्वे करवाया जाए। उससे रिलेटेड बहुत सारी फाइंडिंग्स या लीक्ड इंफॉर्मेशन लगातार आप डिफरेंट सोर्सेज से सुन रहे होंगे, आपको मिल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे बिल के ऊपर, एक ऐसे एक्ट के ऊपर जो सिर्फ इस पर्टिकुलर इशू ही नहीं, कोई भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट अगर हो, रिलीजियस प्लेस हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, उनको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सभी को डिफाइन करता हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये एक्ट है, क्या इसके इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस हैं, किस बैकड्रॉप में 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को लाया और क्यों इसको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कई सारी जो आपकी लिबर्टीज है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको क्लियरली वॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कंटेंशन है कुछ पीआईएल्स का, अपील्स का, बहुत सारे डिफरेंट लिटिगेशंस का, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली स्क्रूटनाइज करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, किसी भी वीडियो लेक्चर के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, फाइनली मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है और कई सारी पिटीशंस जिन्होंने, जो बनारस के सिविल कोर्ट हैं, जिन्होंने वीडियोग्राफी सर्वे के लिए ऑर्डर किया है कि जो मां श्रृंगार गौरी स्थल है और कहां लोकेटेड है, द फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, जहां मेरी पोस्टिंग है चंदौली चकिया, वहां से सिर्फ रफली 35-40 किलोमीटर दूरी है। कई बार दर्शन करने के लिए मैं जा भी चुका हूं और आप सेम कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल भी देखेंगे और उसी की एंट्री पे आप ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स को भी देखेंगे। और यही है कंटेंशन का इशू। प्रिंसिपल कंटेंशन है कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, जिन्होंने ये जो ऑर्डर है सिविल कोर्ट का बनारस के, इस पूरी चीज को सर्वे करवाने का, वीडियोग्राफी करवाने का, कमीशन करवाने का, उस कमीशन रिपोर्ट को सबमिट भी कर दिया गया है सिविल कोर्ट में। एंड लेट्स सी व्हाट द सिविल कोर्ट हैज टू से। उन्होंने इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सिविल कोर्ट बनारस या वाराणसी का ऑर्डर था इसकी वीडियोग्राफिक सर्वे का, उसको ठीक ठहराया, उसको अपहेल्ड किया और उसके अगेंस्ट ही कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो कि 21 अप्रैल को दिया गया है, उसको, उसके अगेंस्ट अब अपील की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो अपीलांट हैं, जिन्होंने सिविल कोर्ट के ऑर्डर, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठीक ठहराया, अपहेल्ड किया अप्रैल 21 को, उसके खिलाफ अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की है। उनका कहना है कि जो पूरा ऑर्डर है सिविल कोर्ट का कि आप जाइए और इस पूरे कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी करिए मां श्रृंगार गौरी स्थल की, ये क्लियरली अगेंस्ट है, वॉयलेशन है, ये इंटरडिक्ट करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है 1991 उसका। अब आप सोच रहे होंगे, बार बार ये टर्मिनोलॉजी एक्ट या बिल के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इस एक्ट का अगर आप लॉन्ग टाइटल देखेंगे तो इस एक्ट को इनेक्ट किया गया ताकि इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट आप कर सके, रोक सके किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब अगर पूजा का कोई भी स्थल हो उसको किसी और पूजा स्थल में कन्वर्ट करने से आप रोक सकते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू। इसके अलावा इस एक्ट का एम यह भी रहा कि अगर किसी प्लेस का या वर्शिप प्लेस का कोई रिलीजियस कैरेक्टर है तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे ताकि उस रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सके।
और एक्ट में एक कट ऑफ डेट भी दी गई है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस है या प्लेस ऑफ वर्शिप है तो उसकी जो भी पोजीशन रही हो अगस्त 15, 1947 जिस दिन हम आजाद हुए उसको वैसा ही माना जाएगा, उसको किसी भी तरीके से कोई भी चेंज ना करे। और सिर्फ उस पर्टिकुलर मैटर ही नहीं, उससे कनेक्टेड अगर और भी इंसिडेंटल इंस्टांसेस हो सकते हैं तो उनको भी आप चेंज नहीं करेंगे। उसकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 हमारे डे ऑफ इंडिपेंडेंस पे थी उसको वैसा का वैसा ही मेंटेन किया जाएगा। सेम रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन किया जाएगा। अगर हिंदूज का वर्शिप प्लेस है तो हिंदूज का वर्शिप प्लेस रहेगा, मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस है तो मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस रहेगा, अगर वो क्रिश्चियंस का वर्शिप प्लेस है तो क्रिश्चियंस का वर्शिप प्लेस रहेगा। और इवन हिंदूज में भी, मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी, जैन्स में भी, सिख्स में भी अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का, कम्युनिटी का वो वर्शिप प्लेस है तो उसको आप दूसरी कम्युनिटी का वर्शिप प्लेस भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे इसके 3 या 4 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो क्लियरली रोक लगाता है, बार करता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को ना ही आप कन्वर्ट कर पाएंगे पूरी तरह या उसके किसी भी हिस्से को, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का वो प्लेस ऑफ वर्शिप या पूजा स्थल हो सकता है, उसको किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्लेस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदूज का प्लेस है तो आप उसको मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, सिख्स का प्लेस कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली यह भी कहना है कि अगर सेम रिलीजन है उसमें भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का वो रिलीजियस प्लेस है तो सेम ही रिलीजन हो, हिंदूज में भी मान लीजिए अगर कोई एक सेगमेंट, एक डिनोमिनेशन वर्शिप करता है तो सिर्फ हिंदूज के अंदर ही आने वाले किसी और डिनोमिनेशन के लिए भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो जिसका प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको आप उसी का रहने देंगे। सिमिलरली अगर मुस्लिम्स का कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, शियास की कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, सुन्नीज का कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप की कैटेगरी में फॉल होने वाला इंस्टांस है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। सेम लाइज फॉर क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो। सेक्शन 3 के प्रोविजन ये हैं। सेक्शन 4(1) क्लियरली डिक्लेयर करता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप या पूजा के स्थल का और जो उसकी कंडीशन अगस्त 15, 1947 को थी या आजादी के दिन थी, एग्जैक्टली उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। और सेक्शन 4(2) यह कहता है कि किसी भी तरह का सूट या लीगल प्रोसीडिंग या कोर्ट केस, खासतौर से किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर के कन्वर्जन को लेके किसी भी कोर्ट में नहीं चलेगा और अगर पहले से चल रहा हो तो इमीडिएटली वो खत्म हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि इससे बाद मतलब 1991 में जब ये फोर्स में आ गया एक्ट, इसके बाद किसी भी तरह का कोई लीगल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज करने के लिए, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करने के लिए। और इसकी इंटेंशन यही है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था उसी को आगे मेंटेन किया जाए। लेकिन ये जो सेक्शन 4(2) है इसका एक प्रोविजो भी है और ये प्रोविजो इस सबसेक्शन को कहता है कि ये ऐसे सूट्स को, अपील्स को, लीगल प्रोसीडिंग्स को जो इस एक्ट के कमेंसमेंट डेट के दिन ऑलरेडी पेंडिंग है और जो कट ऑफ डेट हमने डिसाइड किया 15 अगस्त 1947, अगर उसके बाद किसी प्लेस को कन्वर्ट किया गया है, उससे रिलेटेड अगर वो एक्ट है तो वो डेफिनेटली चल सकती हैं। सेक्शन 5 स्पेसिफिकली एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि ये जितने भी प्रोविजन है एक्ट के, ये एक पर्टिकुलर केस को अप्लाई नहीं करेंगे। और एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं कि आप किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोर्ट में ऑलरेडी केस है तो खत्म हो जाएंगे, फ्रेश केसेस आप दर्ज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे जो राम जन्मभूमि का विवाद ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहा था या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस था। तो सेक्शन 5 कहता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी सूट हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो बिल्कुल चलती रहेंगी इस पर्टिकुलर एक्ट के फोर्स में आने के बाद। लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद सूट या केस के अलावा और किसी केस में आप बिल्कुल ना ही तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही किसी कोर्ट में कोई भी सूट आप कर सकते हैं। 2 बार इस एक्ट को चैलेंज किया गया। सबसे पहले चैलेंज किया गया लखनऊ बेस्ड विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ और कुछ फॉलोअर्स जो हैं सनातन वैदिक रिलीजन
और बीजेपी लीडर श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने। और इन सभी की जो अपील है, चैलेंज है इस एक्ट के अगेंस्ट, सभी अभी पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। जो मेन रीजन है जिसके बेसिस पे, ग्राउंड पे इस लॉ को चैलेंज किया गया है, वो है कि ये लॉ एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देता है जुडिशियल रिव्यू से। मतलब जुडिशरी ऐसे केसेस को रिव्यू ही नहीं कर पाएगी। और जो फेमस केस है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो किसी को भी कोर्ट जाने से किसी भी मामले में रोके, क्योंकि अगर कोई अनसैटिस्फाइड है, कोर्ट जाना उसका फंडामेंटल राइट आप कह सकते हैं, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। और इस वजह से ये जो 1991 का एक्ट है, जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कहा जाता है, ये आर्बिट्रेरी है, ये इरेशनल है। और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट है, मतलब 1991 में आप इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ डेट आप रफली 40-41 साल पहले की 15 अगस्त 1947 कह रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिन्होंने इसको चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनका यह भी कहना है क्योंकि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यह जुडिशियल रिव्यू को बार करता है, रोकता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ये जो रिलीजियस राइट्स हैं, खासतौर से हिंदूज के, जैन्स के, बुद्धिस्ट के, सिख्स के, उनको भी कहीं ना कहीं अब्रिज करता है, लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, वॉलेट करता है, कर्टेल करता है। और इन सभी चैलेंजेस की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिश्रा उपाध्याय की जो पिटीशन है, उससे रिलेटेड मार्च 2021 को नोटिस जारी किए। सेंटर ने अभी तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया है, बट द बॉल हैज बीन सेट इन मोशन। इसका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस 1991 के एक्ट के अगेंस्ट जो अपील्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको अब सुनने की जो प्रोसेस है, उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब समझने की यह भी कोशिश करते हैं कि 1947 की हमने कट ऑफ रखी, 1991 में इस एक्ट को लाया गया, तो उस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि गवर्नमेंट को इतने सालों बाद इंडिपेंडेंस के ऐसा एक्ट लाने की जरूरत महसूस हुई। इस एक्ट को लाया गया कांग्रेस की गवर्नमेंट, उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। और उस वक्त राम टेम्पल का जो मूवमेंट था अपने पीक पर था, बाबरी मस्जिद अभी इंटैक्ट थी, स्टैंडिंग थी। उस वक्त कई सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए, जैसे श्री LK आडवाणी जी की जो रथ यात्रा रही, उनकी अरेस्ट हुई बिहार में, उसके बाद कार सेवक्स के ऊपर फायरिंग हुई यूपी में। उसकी वजह से कहा जाता है कि कम्युनल टेंशंस उस वक्त अपने पीक पर शायद रहे होंगे। और जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, मूव किया गया पार्लियामेंट में, उस वक्त के सेंट्रल होम मिनिस्टर श्री SB चौहान ने कहा कि अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो कम्युनल टेंशंस हैं, हो सकता है किसी और मुद्दे को लेके सिमिलर टेंशंस फिर से स्टार्ट हो जाएं। तो हो सकता है कंट्री में एक के बाद एक इन टेंशंस का कोई एंड ही ना हो। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज को रोकने के लिए जो टाइम पे बार बार पैदा हो सकती हैं, ऐसा हमें लॉ लाना होगा कि हम एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दें। उस दिन जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो कैरेक्टर था, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन था, उसको वैसा का वैसा ही रखा जाए, ताकि बार बार ये कम्युनल एटमॉस्फेयर खराब ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बिल फोर्स में आ जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा, तो इस तरह की जो नई कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, ऐसी कंट्रोवर्सीज को शायद वापस पैदा होने से रोका जा सके। किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को जो 15 अगस्त 1947 को जो उसकी शेप थी, जो डिनोमिनेशन था, जिस कैरेक्टर का था, जिस टाइप का था, वैसा का वैसा रखा जा सके, ताकि सभी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और बार बार ऐसी कंट्रोवर्सीज को लाइमलाइट में ना लाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बिल को उस वक्त अपोज भी किया। उस वक्त की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी रही बीजेपी, उन्होंने वेमेंटली इस बिल को अपोज किया। और उस वक्त की ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP उमा भारती जी ने कहा कि ये जो कट ऑफ डेट आपने कहा कि 15 अगस्त 1947, बड़ी आर्बिट्रेरी सी डेट आपने चुन ली, क्या बेसिस है इस डेट का? और उन्होंने कहा ये तो ऐसी बात हो गई कि द पेजेंट्स आर क्लोजिंग देयर आईज अगेंस्ट एडवांसमेंट्स ऑफ द कैट्स, कि आप अपनी सिर्फ आंखें मूंद लें और कई सारी जो टेंशंस हैं, कई जनरेशन से कंटेंशन चल रहे हैं, अगर लोगों के पास कोर्ट जाने का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो ये कम्युनल टेंशन कैसे फाइनली रिजॉल्व होंगी? लोगों में वो टेंशन हमेशा बनी रहेंगी जब तक इनका लीगल सोल्यूशन नहीं हो जाता, बता नहीं दिया जाता कि ये किसको मिलनी चाहिए जमीन, या क्या यहां होना चाहिए था, हिस्टोरिकली क्या था, तब तक ये कम्युनल टेंशन कभी खत्म ही नहीं होंगी। जैसे
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, लोग कहते हैं 400-500 साल पुराना विवाद है। अगर इसको हमारी जुडिशरी सेटल नहीं करती तो हो सकता है अगले कई सैकड़ों साल तक ये टेंशंस ऐसे ही चली जाएं। उस वक्त उन्होंने काशी विश्वनाथ टेंपल ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट का भी एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि जो भी उस वक्त सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, जो भी रूलर्स रहे होंगे, जिन्होंने जानबूझकर कहीं ऐसा तो नहीं किया कि उस वक्त जिस रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब हिंदूज का टेंपल रहा, उस टेंपल को पूरी तरह इरेज करने के बजाय सिर्फ उसके एक हिस्से को तोड़ के वहां पे किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको एस्टैब्लिश किया गया, जानबूझकर कम्युनल टेंशंस को क्रिएट करने के लिए। उन्होंने कहा सिमिलर सिचुएशन हो सकता है मथुरा में भी हो। तो इस तरीके से जब तक इनकी लीगल रेमेडी के थ्रू इनका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो जाता, ऐसा एक ब्लैंकेट बैन लगा देना कि आप कोर्ट नहीं जा सकते इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए, कंप्लीटली अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कंप्लीटली अगेंस्ट है जुडिशियल रिव्यू के, कंप्लीटली अगेंस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। और 2019 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, खासतौर से अयोध्या को लेके या राम जन्मभूमि बाबरी विवाद को लेके, जिसमें यूनैनिमसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिस्प्यूटेड लैंड थी अयोध्या में उसको हिंदूज को दे दी और जो हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके लिए अलग से मॉस्क के लिए प्लेस को ईयर मार्क किया, जमीन को ईयर मार्क किया, ताकि दोनों कम्युनिटीज पीसफुली इस कंटेंशियस इशू को रिजॉल्व करके पीसफुली रह सकें। मेच्योरिटी देखिए कंट्री की, जब इतना बड़ा वर्डिक्ट डिलीवर हुआ तो कहीं कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ जिससे कम्युनल हार्मनी हमारी डिसमिस हो सके। तो यह भी लोगों का कहना है कि जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे, लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, तो ये सालों से या सेंचुरीज से चले आ रहे कंटेंशंस, डिफिकल्ट सेंसिटिव इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो पाएंगे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो टाइटल सूट है उसको डिसाइड किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या उन्होंने जब डिसीजन दिया 2019 में, उन्होंने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्या संज्ञान में नहीं लिया? उन्होंने इसलिए संज्ञान में नहीं लिया क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था उसके लिए अलग से पहले ही एक्सेप्शन क्रिएट किया हुआ था कि उस पर्टिकुलर मामले को कोई भी कोर्ट सुन सकते हैं, उसकी अपील्स को सुन सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किए जा सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में अपना वर्डिक्ट दिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उससे बेसिकली अग्री होते हुए कुछ इश्यूज पे जरूर उन्होंने कमेंट किया जिनसे वो अग्री नहीं करते थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने इसको अपहेल्ड किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस भी दी। उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है, लॉ है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसके थ्रू पार्लियामेंट ने एक वेल थॉट आउट प्रोसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड किया है ताकि जो पास्ट के इनजस्टिसेस हैं उसको ठीक किया जा सके और सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि आपके जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एस्टैब्लिश हो सके हैं उनको अब छेड़ा नहीं जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, उनको ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इंपार्शियल है, मतलब ये सभी डिनोमिनेशंस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, ये हर सिटीजन को सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी देगा, एक कंफर्ट देगा कि ऐसा तो नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद पुराने जो इश्यूज हैं उनको फिर से जिंदा किया जा सके। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है यह एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि जो सेक्युलरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज किया गया है, कमिट किया गया है, उसको हम ट्रूली अचीव कर सकें ताकि ऐसी कम्युनल टेंशंस फिर से क्रिएट ना हो। और फाइनल उन्होंने यह भी कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो नॉन रेट्रोग्रेशन और जो एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे सेक्युलर वैल्यू सिस्टम के उनको प्रिजर्व करने की डायरेक्शन में है। लेकिन क्रिटिक्स का यह एलिगेशन है कि आप बिल्कुल एक्ट लाइए, लेकिन आप ब्लैंकेट तरीके से इस चीज को ही रोक दें कि अगर मैं किसी चीज से डिसएग्री करता हूं या मेरा कोई ग्रीवांस है तो मैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ही नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। दोस्तों, पर्सनली मुझे लगता है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए हर चीज एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ओपन होनी ही चाहिए।
हो सकता है बीच बीच में जब मामला कोर्ट में पहुंचे टेंशन्स भी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन अगर ये कोर्ट्स में मामले नहीं जाएंगे, फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा, तो इतने सेंचुरी से जो लगातार टेंशन्स आपस में बनी हुई हैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन शायद ना हो पाए और हमारी कम्युनिटीज हमेशा के लिए इन परपेचुटी उन टेंशन्स में जीने के लिए मजबूर हो जाएं। लेट्स सी what the Honorable Supreme Court of India has to say, let's see what the Honorable Allahabad High Court has to say, and let's see कि जो सिविल कोर्ट हैं बनारस के उनका क्या इसमें जजमेंट निकल कर आता है। बट मुझे उम्मीद है जैसे 2019 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऑन अयोध्या या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को सभी ने एक्सेप्ट किया कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का डिसीजन है, सभी को इसको मानना होगा। आप डिसएग्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप जुडिशियल अपील कर सकते हैं, बड़ी बेंच में आप जा सकते हैं और किसी भी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को कोई भी हाथ में नहीं लेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ेगा। सिमिलरली इस केस का भी जो भी फेट होगा, जो हमारे कोर्ट्स फाइनली डिसाइड करेंगे, सभी उसको एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह या इतने सालों से डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैंड इन हैंड पीसफुली रहती आई हैं, इस मामले को भी हैंडल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।